जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिसोर्स। देखिए संसाधन क्या चीज होते हैं। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा होता है मानव खुद संसाधन। यानी कि मानव जो होता है वह एक प्रकार का संसाधन ही होता है। ठीक, देखिए संसाधन जो होता है यह कई भागों में बटा हुआ है। जो संसाधन एक शब्द है, आप मेले में जाते होंगे तो मेला किसी क्षेत्र में लगता है। ठीक, किसी क्षेत्र में लगता है, उस क्षेत्र को हम लोग पूरा, जहाँ पे जिलेबी की दुकान लगती है, मेवा की दुकान लगती है, बंदूक चलाने वाली दुकान लगती है, और कुछ आइसक्रीम वाली दुकान लगती है, यानी कि कई प्रकार की झूले उले प्रकार की सब लगती हैं, तब वह जाके एक मेला बनता है। उसी प्रकार से हमारा जो संसाधन होता है, प्राकृतिक, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन, ये तीनों प्रकार की मिल करके एक बनाती है हमारी संसाधन। ठीक, अब प्राकृतिक संसाधन कितने भागों में बटा है, मानव निर्मित क्या चीज होती है संसाधन, अब मानव संसाधन क्या चीज होती है, उसी का अध्ययन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक, देखिए संसाधन जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। संसाधन 3 प्रकार की होती है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। एक मानव खुद संसाधन है, मानव खुद संसाधन, मानव स्वयं संसाधन। ठीक, देखिए प्राकृतिक संसाधन जो खेल होगा हमारे यहाँ पे सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का खेल होगा। ये जो प्राकृतिक संसाधन है इन्हीं का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन में प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके इंसान मानव निर्मित, जैसे आप बस ले लीजिए, अब वो बस उसमें क्या क्या चीज लगेंगी, उसमें बहुत सारी प्रकार की चीजें लगेंगी, जैसे लोहा लकड़। ये सब लोहा लकड़ कहाँ से आएगा, आपकी प्राकृतिक संसाधन से आएगा। ठीक, ये प्राकृतिक संसाधन आखिर कहाँ से मिला, यह सब मिला है हमारे पूर्वजों से। ठीक, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ पौधा, जल हो गया, ठीक, खदान हो गया, खदान से जो कोयला निकलता है वहां उसमें से अन्य प्रकार की धातुएं निकलती हैं, यही सब प्रकार की प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें, 2 भागों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और एक को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, अब देखिए ये नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन क्या चीज होती है। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होती है जिसे मनुष्य एक बार उपयोग करने के बाद फिर उसे दोबारा उपयोग करने की जरूरत पड़ती है, उसी को हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। यानी कि एक बार और रिप्लाई कर देना कि एक बार अगर कोई इंसान किसी चीज की उपयोग कर रहा है, वह खत्म नहीं हो रहा है, फिर वह पुनः जारी रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जैसे अनवीकरणीय संसाधन एक बार यूज करने के बाद वह चीज खत्म हो जाती है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, अब देखिए कोयला को अगर एक बार हम जला देंगे तो फिर वह राख बन के, धुआं बन करके उड़ जाएगा। ठीक, वह फिर दोबारा जलाने लायक नहीं रहता है। अब जीवाश्म ईंधन ले लीजिए, जैसे जीवाश्म ईंधन में माने हर एक चीज आएगा, खनिज तेल ले लीजिए, डीजल, या एक बार उपयोग करने के बाद फिर दोबारा उपयोग करने लायक नहीं रहता है, यानी कि बचता ही नहीं है। ठीक, इसे 2 भागों में बांट दिया गया है, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है और इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। इसे कहते हैं एक को सतत प्रवाह, सतत अथवा प्रवाह, सतत अथवा प्रवाह। ठीक, इसे कहते हैं जल। ठीक, अब देखिए सतत अथवा प्रवाह क्या चीज होती है। सतत का मतलब होता है कि लगातार जारी रहना। ठीक, इसे जैसे सतत प्रवाह में जल हो गया, पवन, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक, वायु। देखिए वायु और पवन क्या चीज होती है। वायु उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जब चलती हैं तो उसे हम पवन कहते हैं। ठीक, वायु, वायु, ठीक, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का अर्थात इसका मतलब क्या चीज होती है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का मतलब यह होता है कि जब हमारे समुद्र के तटीय इलाकों पे आप जाएंगे तो वहां पे देखते होंगे कि एक पंखी नुमा खूब लंबे लंबे खंभे की तरह होती हैं, गाड़ी रहती हैं, जो वह
टरबाइन का काम करता है, टरबाइन का। ठीक, देखिए एक जब तटीय इलाकों पे जाएंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार। ठीक, अब ये तटीय इलाकों पे क्यों यह पवन ऊर्जा लगाया जाता है? देखिए यहाँ पे टरबाइन लगा रहता है। ठीक, यहाँ पे टरबाइन लगा रहता है। जब इस पे हवाएं पड़ती हैं तो यह घूमता है। आप ले लीजिएगा छोटा छोटा वाला मोटर है, 100-150 का आएगा, उसी जब डुलाएंगे ना पूरा तरह से तो इलेक्ट्रिक पैदा करेगा। छोटा जो बल्ब होता है 0 वाट का एक डीसी वाला बल्ब आता है, उसको जलाएंगे लगा के तो जल जाएगा। ठीक, जब इस पे हवाएं पड़ती हैं तो यह डोलता है चारों तरफ, हाली हाली। जब ये डोलेगा तो ये जब टरबाइन, ठीक, यह टरबाइन लगा रहेगा। जब यह टरबाइन जब डोलेगा पंखे, तो टरबाइन में जाके डीसी करंट होगी, डीसी। अब ये डीसी करंट आएगा कन्वर्टर में, यह कन्वर्टर जब चेंज कर देगा तो एसी में चेंज कर देगा। ठीक, एसी करंट में, जब एसी करंट में जब चेंज कर देगा तो यह वितरित कर दिया जाता है उसके आरी बगल वाले क्षेत्रों में करंट को। ठीक, इससे कई मोटर बिजली है, मोटर बिजली, पंखा, फ्रिज, एसी सब कुछ चला देता है। ठीक, इसलिए इस प्रकार की चीजें हम लोगों के तटीय इलाकों में लगाया जाता है। अब देखिए जैव में क्या क्या चीज आएगा। देखिए जैव, नवीकरणीय संसाधन में जैव क्या है? जैव में आपका आ जाएगा वनस्पति, वनस्पति, वनस्पति और वन्य जीव, वन्य जीव। अब वनस्पति क्या चीज है? देखिए वनस्पति जैसे पेड़ पौधे, हमारे जंगलों में पेड़ पौधे होते हैं, ये सब हम लोग के नवीकरणीय में आ जाएगा। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे अनवीकरणीय। अब वन्य जीव जो वनों में रहने वाले जीव होते हैं, यह भी हम लोगों का प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक, अब जानते होंगे कि हाथी ये जंगलों में ही रहता है, कुछ लोग पालतू के लिए इसे, दिखावा के लिए इसे सर्कस वर्कस में तो अपने घर पे पालते हैं। ठीक, अब देखिए हाथी जो संसाधन क्या चीज है, यह कुछ यातायातों के लिए भी संसाधन है, तेज तो नहीं चलती है लेकिन लंबाई के नाते इसे रखा जाता है। ठीक, यह हम, इसकी जो दांत होती है इसका दवा बनता है, बहुमूल्य, एक इसका जो दांत होता है बहुमूल्य होता है। ठीक, इसका जो दवा होता है बहुत महंगा बिकता है। शेर का चमड़ा हुआ, शेर का चमड़ा भी हमारा एक संसाधन ही है। शेर इत्यादि जितने भी जानवर होते हैं उनका कुछ न कुछ दवाएं बनती हैं उनकी हड्डियों से। अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन क्या चीज होती है? अनवीकरणीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया, पहला होता है चक्री, दूसरा होता है अचक्री। चक्री, चक्री, अचक्री, अचक्री। ठीक, चक्री में क्या चीज आ जाएगा? सोना चांदी, सोना चांदी। ठीक, अचक्री में आपका जाएगा कोयला, 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 खनिज तेल, खनिज तेल, खनिज तेल, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। ठीक, जीवाश्म ईंधन, ये जो जीवाश्म ईंधन होता है यह 55 या 56 करोड़ वर्ष साल के पहले ये सब जो तब जैसे आज के युग में हम लोग पृथ्वी पे हैं। ठीक, ऐसे 55 या 56 करोड़ साल पहले भी जीव हमारे पृथ्वी पे थे। जब इस पे कई प्रकार की घटनाएं हुई, ज्वालामुखी फटा, कुछ भूकंप तरंगे के द्वारा मैंने भूकंप आए तो दब करके इसी में मर चुके हैं। जब ये मर चुके हैं तो इसी में अनेक प्रकार की ईंधन, जीवाश्म, जिसे तेल बनता है, ये सब जीवाश्मों की ही चलते बनते हैं। ठीक, जब ये सब बने 56 करोड़ साल पहले तो आज हम लोग निकालते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन, खनिज तेल। ये सब इन्हीं चीजों के दबने के कारण से हुआ है। आप वो कोयला देखते होंगे, कोयला किस चीज से बना होता है? सब यही सब पेड़ पौधे जो होते थे इन्हीं चीजों के दबने से बना हुआ है। अब देखिए सोना चांदी, ये चक्री, आखिर आप हम सोचे होंगे कि हम जो कह रहे थे कि अनवीकरणीय संसाधन में एक बार उपयोग करने के बाद वह दोबारा उपयोग करने के लायक नहीं होता है। इसमें दो प्रकार की होती है, एक चक्री, एक अचक्री। चक्री में सोना चांदी आता है, लोहा आएगा। ठीक, अब देखिए इसे हम लोग क्यों रखे हैं चक्री में? क्योंकि एक बार अगर सोना का उपयोग हम कर लेते हैं तो कुछ दिन के बाद अगर खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे हम फेंकते नहीं, वह गलता नहीं है। ठीक, ये सब चीज़ों को हम लोग ले जाते हैं सोनार के वहाँ पर देते हैं। वह अगर बनाने लगेगा तो बना कर देगा, नहीं तो वह कंपनी में वापस लेके चला जाएगा। ठीक, कुछ रहेगा सोना जो उसका भार वो काट लेगा, आपको दे देगा पैसा। तब यह जाएगा कंपनी में, फिर कंपनी में हो जाएगा, फिर
उसमें जो जोड़ना उड़ना रहेगा वो अपना जोड़ेंगे, फिर उसके बाद उसी को ले आके बाजार में सप्लाई कर देंगे। अब देखिए एक वन कंपनी में से आ रहा है सोनार के पास आ रहा है आपके पास। जब टूट रहा है तो फिर सोनार के पास ले जा रहे हैं, सोनार नहीं बन रहा है तो ले जा रहा है कंपनी में देगा। फिर यही प्रक्रिया यानी कि चलती रहती है, इसलिए इसे चक्री कहा गया। अब देखिए अचक्री में क्यों क्या चीज़ होती है? अचक्री में, इसमें अचक्री में कोयला है, ठीक, एक कोयला अपने खदान से निकल रहा है, यह खदान आ रहा है आपके पास। जब यह आपके पास आ रहा है तो सीधे आप इसका यूज कर ले रहे हैं। जब यूज कर ले रहे हैं तो कि कोयला लाते हैं क्या करने के लिए? घर में धरने के लिए नहीं ना, इसको जलाएंगे। जब जला देंगे तो इसका राख जो बचेगा वो अपने खेत में ले जाएंगे, खाद का उपयोग हो जाएगा और यह धुआं बन के उड़ जाएगा, यानी कि इसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। इसे अचक्री कहते हैं, अचक्री अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए मानव संसाधन क्या चीज़ होती है। अब यही जल, पवन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब चीज़ों का जो हम लोग उपयोग करते हैं मानव निर्मित में, जैसे हो गया बस, ठीक, बस, टेम्पू, रेलगाड़ी, रेल इत्यादि, ठीक, विद्यालय, यानी कि जो भी चीज़ हम लोग अपने जीवन के लिए करते हैं, उपयोग करने के लिए, सबसे ज़्यादा मानव निर्मित वाला ही संसाधन करते हैं, ठीक। जो आप एक तरफ से समझ सकते हैं जो मानव निर्मित संसाधन जो होता है यह सब साइंटिस्टों द्वारा होता है, साइंटिस्टों द्वारा। ये जो प्राकृतिक संसाधन होता है यह हमारे ईश्वर प्रदान किए हैं। और जो मानव संसाधन होता है ये जो हम लोग को सहायता करते हैं, जैसे वकील हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि, ठीक। इन सभी का मानव संसाधन यह होता है, यानी कि एक मानव दूसरे मानव का हेल्प करता है, उसी को हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। अब देखिए प्राकृतिक जो संसाधन है यह हमारा प्राकृतिक संसाधन, ठीक, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब जितने क्रियाएं हो रही हैं सब हमारे पृथ्वी पे होती हैं। आप जानते होंगे कि हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ है सौरमंडल से। सौरमंडल से कैसे हुआ है? सौरमंडल जब निर्माण हो रहा था तो उसी समय जल भी आया, ठीक, हमारे पृथ्वी पे। क्षुद्र ग्रहों से उल्कापिंड आ रहे थे तो उसी समय हमारे पृथ्वी पे जल भी आया, ठीक। अब देखिए संसाधन ये जो होती हैं सब पृथ्वी पे होती हैं, पृथ्वी पे। अब इन पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी में 8 महाद्वीप हैं, ठीक, 8 महाद्वीप। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक, भूमध्य रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा, इसे कहते हैं मकर रेखा। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, इसे कहते हैं कर्क रेखा, ठीक। हमारा जो भारत स्थित है वह कर्क रेखा पर ही स्थित है। हमारा भारत जो कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का, ठीक, भारत यह कर्क रेखा पे स्थित है। यह कर्क रेखा पे स्थित है तो इसमें जो जितने भी तो देखिए इस पृथ्वी पे कहीं पहाड़ है तो कहीं पठारी है, कहीं मैदानी इलाका है, ठीक। यह हमारे पूरे पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे भारत की बात की जाए तो हमारे भारत में कितने प्रतिशत तक मैदानी इलाका है, कितने प्रतिशत तक पठारी इलाका है और कितने प्रतिशत तक पहाड़ी इलाका है, ठीक। देखिए हमारे भारत की भूमि की प्रतिशत, ठीक, हमारे जो भारत की भूमि की प्रतिशत होती हैं वह आपकी 43% आपकी मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका का अर्थ होता है क्षेत्र, ठीक। 27% पठारी इलाका है, पठारी इलाका। अब बचा आपका 30% होती है आपका बारहमासी नदियाँ, ठीक। अब ये नदियाँ बारहमासी का अर्थ होता है कि इसमें बारहों मास हमेशा पानियाँ ही रहती हैं, ठीक। 30% नदियाँ हैं, 27% पठारी इलाका, 43% आपका होता है मैदानी इलाका। अब देखिए इन मैदानी इलाका और 27% पठारी इलाका और जो 30% बारहमासी नदियाँ हैं इनका जो उपयोग होता है मैदानी इलाका, ठीक। मैदानी इलाका की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ स्वामित्व के आधार पे स्वामित्व का अर्थ होता है
अपना हक, यानी कि कुछ क्षेत्रों पे अपना हक है, यानी कि स्वयं का अधिकार, जैसे अपना अधिकार, ठीक। और कुछ सरकार का अधिकार है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सरकार का अधिकार है। कितना कितना प्रतिशत में है? ये 4 प्रकार का स्वामित्व अधिकार होता है। कितने प्रकार का? 4। एक स्वयं का अधिकार, किस पे किस जमीन पे मेरा अधिकार होता है, किस पे समाज का अधिकार होता है, समाज का अधिकार किस पे? सरकार का किस पे? अंतर्राष्ट्रीय सरकार का, अंतर्राष्ट्रीय का, ठीक। अब देखिए, इस जो सरकार आएगा या राष्ट्र में आएगा, समाज जो होगा वो अपने ही समाज में, यानी कि समाज किस किस जगह पे? समाज जो स्वयं का या स्वामित्व के आधार पे है, स्वामित्व, ठीक। जो स्वयं का अधिकार होगा, जैसे हमारा जमीन है, अब हम जिस जमीन पे खेती करते हैं उस पे किसका अधिकार होता है? हमारा, ये नहीं कि सरकार का। लेकिन कानूनी कार्रवाई में देखा जाए, सरकार कभी भी आपकी जमीनों को हड़प सकती है, या हड़प सकती है आपको, मने ये नहीं कहती है कि आप, यह मेरा जमीन है, ठीक। लेकिन कानूनी अधिकार से यह सरकार की जमीन है, सिर्फ आपको पालने और पोसने के लिए आपको सरकार इस पर जिम्मेदारी दी हुई है, ठीक। स्वयं का अधिकार, जैसे खुद का जमीन, जिसपे हम खेती कर सकते हैं, ठीक, खेती कर सकते हैं। दूसरा, कुआं, तालाब, बागान, ठीक, इत्यादि कर लीजिए, जिसपे हम लोग अपना अधिकार खुद रख सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे आपका खेत है, ठीक। इस खेत में किसका अधिकार होगा? आपका अधिकार होगा। ये नहीं कि इस पे आके कोई दूसरा आपका हक जमाने लगे, इसे कहते हैं हम लोग स्वयं का अधिकार, ठीक। एक होता है समाज का अधिकार, इस पे क्या होगा? जैसे आप गांव समाजी गड्ढा होता है, गांव समाजी कुआं होता है, गांव समाजी पोखरा होता है, ठीक। पोखरा किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि हमारे धरती की जो पानी होती है उसकी लेवल कम ना हो, इसलिए पोखरा बनाया जाता है हर गाँव में, ठीक। अब देखिए, समाज के अधिकार में क्या क्या चीज आएगा? तालाब हो गया, कुआं हो गया, शमशान घाट, ठीक, शमशान घाट और पार्क, ठीक। ये सब चीजें क्या चीज होती हैं? हम लोगों का सामाजिक स्वामित्व होता है। यानी कि समाज, जैसे सरकार कहती है कि आपको समाज में जीने का अधिकार होता है, यानी कि जो तालाब होती हैं, जो कुआं होता है, जो शमशान घाट होता है, इस पे किसी का एक आदमी का अधिकार नहीं होता है, ठीक। इसे कहते हैं समाज का स्वामित्व। अब देखिए, सरकार का अधिकार क्या होता है? सरकार जहाँ चाहेगी वहां पे रोक लगा सकती है, ठीक। जैसे खनिज संसाधन, ठीक, खनिज संसाधन, खदान पे जाना, खनिज कहिए या खदान कहिए, खदान, ठीक। ये जो अधिकार होगा यह सरकार का अधिकार होता है, इस पे सरकार अपना स्वामित्व कर सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय होता है, यह हमारे समुद्र के तटीय इलाकों से 200 किलोमीटर आगे जो होता है वह हमारा राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अपना अधिकार प्रदान करता है, ठीक, अधिकार प्रदान करता है। यह सब सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सरकार के अंतर्गत में आएगा।